नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आरोहण कहानी। संजीव जो कि संजीव जी ने लिखी है। आरोहण कहानी के लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी जाने वाली कहानी है। अब आपको ये बता दूं कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। ये जो यात्रा वृत्तांत है ये कहानी है, लेकिन फिर भी इसे यात्रा वृत्तांत की कहानी को कहा गया है क्योंकि इसमें पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में रहना कितना मुश्किल होता है। तो यह कहानी जो है, हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, संस्मरण है। ऐसे ही एक यात्रा वृत्तांत एक शैली है, लेकिन ये कहानी है, लेकिन फिर भी उसमें यात्रा वृत्तांत के कुछ अंश आ जाते हैं क्योंकि इसमें पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है। अब ये इस कहानी में मैं पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेशों के जीवन संघर्ष के बारे में, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वह समतल मैदान है और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर रहना कितना कठिन कार्य हो जाता है और प्रकृति परिवेश को, उनकी भावनाओं को और उनकी संवेदनाओं को के माध्यम से यह कहानी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद और दुखद और संघर्षमय होता है। मैंने ऐसे कि पहले बताया कि आपको कितना कठिन होता है, क्योंकि उनके लिए जीवन से जुड़ना, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें लाना हो, चाहे आप देखोगे कि कभी कभी आप घूमने गए होंगे पर्वतीय प्रदेशों में, तो वहाँ से और नीचे मैदानी इलाकों से तो उन्हें यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होते, या यूं कह लें कि यातायात के साधन इतने आसान नहीं होते कि या जैसे सड़क, उदाहरण के रूप में सड़क, अगर हम सड़क को देख लें तो समतल मैदानों पर कोई भी सड़क बनाने का निर्माण कार्य बहुत जल्दी से संभव हो सकता है और कुछ ही महीने में अच्छी खासी सड़क तैयार हो सकती है। लेकिन अगर हम यही पर्वतीय क्षेत्र में तैयार करें तो हमें पर्वत को पहले समतल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसका कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस कहानी में किस तरीके से बताया गया है कि इस जीवन में कि भूप सिंह, रूप सिंह और उनके जीवन के संघर्षों को दर्शाया गया है कि किस तरीके से उनके जीवन में संघर्ष इत्यादि है। तो आइए इसके प्रमुख पात्रों से आपका परिचय कराते हैं कि इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है भूप सिंह। अब भूप सिंह जो है, भूप सिंह और रूप सिंह ये दोनों भाई हैं। भूप सिंह और रूप सिंह, भूप सिंह जो है बड़ा भाई है और रूप सिंह उसका छोटा भाई है। आप ये देखोगे कि ये पूरी कहानी का ताना बाना इन्हीं दोनों भाइयों की कहानी पर, इन्हीं दोनों किरदारों की आसपास ही घूमता है और पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास घूमता है। किस तरीके से भूप सिंह जो है वो पर्वतीय प्रदेश में रह जाता है, या रूप सिंह बचपन में उस पर्वतीय प्रदेश से किस प्रकार चला जाता है। तो ये कहानी उस चीज़ को आगे बढ़ाती है। अब आगे चलते हैं शैला पर। शैला जो है वो महीप की माँ व भूप सिंह की पत्नी है। तो भूप सिंह की शादी होती है शैला से, और पहली शादी होती है, मैं कहूँगा कि भूप सिंह की पहली शादी शैला से होती है और उसका एक लड़का होता है, उसका नाम होता है महीप। और शैला का किस तरीके से शैला का देहांत हो जाता है, वह खुदकुशी कर लेती है नदी में कूदकर। तो वह दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो आगे का जिक्र है। लेकिन उसके एक और पात्र का जिक्र आता है शेखर। तो शेखर जो है वो रूप सिंह का मित्र है, या यूं कह लूं कि गॉडफादर का बेटा रूप सिंह का मित्र। जो ये गॉडफादर का जिक्र है वो कपूर साहब हैं, जो बचपन में रूप सिंह को ले जाते हैं अपने साथ और फिर वहाँ पर जाकर उसकी देखभाल करते हैं और रूप सिंह उनके साथ चला जाता है। फिर बाद में उसको वहाँ पर नौकरी मिल जाती है और रूप सिंह किस तरीके शेखर आपस में दोस्त भी हो जाते हैं और बाद में शेखर किस तरीके से IAS एग्ज़ाम पास भी कर लेता है। अब छठा पात्र आता है, जो प्रमुख पात्र है वो त्रिलोक सिंह है, जो वहाँ पर जब ये पहली बार गांव में पहुँचते हैं और तो वहाँ पर त्रिलोक सिंह उसे मिलता है और किस तरीके से उनकी जो है भेंट होती है इनसे। अब आगे चलते हैं, इस कहानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी सी, कि प्राय लोग रोज़गार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते रहते हैं और रोज़गार पाकर समय समय पर अपने घर पर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष और गर्व का भाव होता है, पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4,000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। अब यहाँ ये कहानी का वह मोड़ है कि जिसमें
कि रूप सिंह जब अपने गांव लौटता है और इतने समय बाद यानी 11 वर्ष के बाद जब वो अपने गांव में लौटता है तो उसके मन में एक अजीब सी झिझक होती है कि वो गांव वाले कैसे कहेंगे या मैं उनको कैसा सामना करूंगा कि मैं यहाँ से भाग कर चला गया था और कैसे चला गया था। तो एक झिझक का सामना करना पड़ता है। जबकि आजकल आप देखते होंगे कि जो अपने गांव से लोग आते हैं और फिर नौकरी पाने के बाद गांव जाते हैं तो हर्ष से आते हैं, लेकिन फिर भी रूप सिंह के मन में एक कहीं ना कहीं एक झिझक की भावना है। आगे दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ था। ये क्या होता है? लैंड स्लाइडिंग। अब इस भूस्खलन में भूप सिंह की माँ, बाबा, खेत, घर सब मलबे में दब गए थे और किसी तरह भूप दादा बच जाते। भूप दादा इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो किस तरीके समतल मैदान में होता है और वो वहाँ उस समय होता नहीं है। और भूप सिंह जब रूप सिंह से मिलता है तो कहता है कि अगर तुम होते, यानी रूप सिंह होते और मैं और तुम होते तो हम बाबा जी को बचा लेते और पता नहीं, ये सारी वो भावनात्मक बातें करता है उनसे। तो भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है और दोनों की मेहनत व लगन से खेती बढ़ती चली गई और फिर दोनों ने पहाड़ को काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेती की तरफ मोड़ने में सफल हो गए। अब आप ये जिक्र तब आता है जब रूप सिंह जब चला जाता है और रूप सिंह के चले जाने के बाद ही कुछ समय बाद ही वहाँ पर एक लैंड स्लाइडिंग होती है या भूस्खलन होता है, या कह लें कि पर्वत धंस जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में आम बात हो जाती हैं कि कभी भी वहाँ पर लाइफ का या जीवन का खतरा इतना ज़्यादा है कि कभी भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, ये भूस्खलन हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने, इस चीज़ को लेकर यह कहानी आगे इर्द गिर्द घूमती है कि किस तरीके से उनका पूरा परिवार इसमें नष्ट हो जाता है। चाहे उसका बाबा हो, चाहे उनकी खेती हो, चाहे इतनी सारी मेहनत हो, सब नष्ट होती चली जाती है। माँ बाबा सब उस भूस्खलन में, उस लैंड स्लाइडिंग में सब दब जाते हैं। और फिर भी वो हार नहीं मानता। भूप सिंह फिर भी हार नहीं, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भूप सिंह हार नहीं मानता और फिर दोबारा वो मेहनत करके किस तरीके से फिर वो शैला नाम की युवती से शादी भी करता है और दोनों मिलकर वो किस तरीके से एक नया संसार बसाते हैं अपना, क्योंकि वो तो बिल्कुल उजड़ चुका होता है और फिर दोबारा वो कहता है एक नया संसार बनाता है जो कि आसान रास्तों से नहीं गुजरता बल्कि कठिन रास्तों से होकर गुजरता है और किस तरीके से वहाँ पर खेती की समस्याएं होती है। तो ये सारी समस्याओं का इस कहानी में जिक्र है। आगे एक महत्वपूर्ण है कि सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के से रोजगार के बारे में सोच रहे होते हैं जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था। अब यहाँ पर ये जिक्र मैं कर देता हूँ कि जब रूप सिंह और शेखर जब रूप सिंह अपने गाँव में शेखर को लेकर आता है कि गांव में जाने से पहले तो वहाँ पर आसान रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर घोड़े उपलब्ध होते हैं वहाँ पर पर्वतीय रास्तों से पहले। तो वो जिस बच्चे से बात करते हैं वह जानते नहीं, उस बच्चे से अनभिज्ञ होते हैं, जबकि वह शैला का और भूप सिंह का पुत्र महीप होता है। और फिर उन्हें ये बातचीत आगे चलती है और इन्हें बाद में इस चीज़ का अनुभव होता है। और ये भी कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से जो महीप है वो अपनी माँ की मृत्यु का कारण भूप सिंह को मानता है और वो अपने पिता से नाराज़ होकर किस तरीके से वो वहीं पर जीवन यापन करता है। और तो यहाँ पर एक समस्या ये उभर कर आती है कि बाल मजदूरी की समस्या, जो इस कहानी में भी बताई गई है कि किस तरीके से महीप जो है इतना छोटा होने के बावजूद भी अपना जीवन यापन वहाँ पर कर रहा होता है और इतने कठिन रास्तों से, इतने कठिन परिश्रम से कर रहा होता है, जबकि यह उसकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है। अब आगे चलते हैं कि रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार से सीखा था। वहाँ वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना और उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। यह जब रूप सिंह अपने भाई के पास पहुँचता है और उसका भाई उसे उस ऊपर की तरफ लेके जाता है कि उस पहाड़ी पे जाना है, तो उस चढ़ने के नाम पर रूप सिंह देखता है कि अब इस पर चढ़ा कैसे जाएगा, जबकि रूप सिंह जो है आधुनिक उपकरणों के माध्यम से चढ़ता है और वहाँ पर तो कोई आधुनिक उपकरण उनके सामने थे। जबकि भूप सिंह जो है वो किस तरीके से, किस आसानी से और बिना आधुनिक उपकरणों के साथ कितना शरीर का संतुलन बनाए रखता है,
खुद भी चढ़ता है और वो किस तरीके से दूसरों को भी, यानी अपने भाई रूप सिंह को भी और शेखर को भी आत्मविश्वास के साथ चढ़ा देता है। वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास और ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं कि रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को यह बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह देते हैं। जब यह बात बूढ़ा सुनता है तो वह चौंक जाता है कि सरकार इतनी बेवकूफ़ है, मतलब चौंक जाता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए तनख्वाह देती है, जबकि उनका कितनी रोज़ की दिनचर्या पहाड़ पर चढ़ना है। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। त्रिलोक सिंह को लगता है कि यह तो हमारा रोज़मर्रा का काम है, इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4,000 रुपये खर्च करना सरकार की मूर्खता का है। आगे और आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। जैसे पानी की समस्या, बहुत सी समस्याएं हैं वहाँ पर। पानी की समस्या कि पानी, शुद्ध उपलब्ध पानी कहाँ से हो, क्योंकि अगर नदी भी वहाँ पर जाती है तो नदी का पानी कौन इतनी दूर से लेके आए। तो पानी की समस्या, ईंधन की कमी होती है कि अब अगर रहें तो ईंधन की, बिना ईंधन के तो आप खाना कैसे पकाओगे, तो ईंधन की कमी होती है। शिक्षा के लिए उचित संसाधनों की कमी होती है कि शिक्षा पाने के लिए, क्योंकि अगर साधन वहाँ पर इतने आसान नहीं होते कि बहुत सीधे स्थापना की जाए, या स्कूल कॉलेज की स्थापना इतना आसान कार्य नहीं होता, तो साधनों की कमी होती है और शिक्षा की इसलिए अभाव में रहता है। तो रोज़गार के साधन में कमी रहती है, स्वास्थ्य की सेवाओं में कमी रहती है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वहाँ पर बहुत कठिन हो जाता है उनकी सहायता करना, या और बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है। इन समस्याओं को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ों को बताया गया, और ये कहानी साधारण भाषा में नहीं, तो एक बहुत बड़ी खूबसूरती के साथ लेखक संजीव ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस कहानी को लिखा है, जिसमें वो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी जिक्र करते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है और कितनी लुभावनी लगती है। और जब वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि किस तरीके से बदल गया है सब कुछ, तो ये कहानी हमें उस दौर की समस्याओं और उस पर्वतीय इलाकों की समस्याओं के बारे में भी जिक्र करती है, और उसकी खूबसूरती के साथ ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी।